हेलो डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू विजुअल लर्निंग। हमारी जर्नी शुरू हुई थी चार्ज से। बीच में हमने एटम के भी अंदर जाके देखा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। धीरे धीरे करते 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 हम फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल तक पहुँचे लास्ट लेक्चर में। और अब हम आ गए हमारे अंतिम पड़ाव पे, यानी इसके बाद जो होने वाला है, आफ्टर दैट विल बी फोकसिंग मोर ऑन न्यूमेरिकल्स। ऑलराइट, तो ये भाई साहब कौन है? लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन और है हमारे इस पर्टिकुलर जर्नी में हमारे साथ, जिनकी स्टोरी आपने एक्चुअली देखना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़। और इनका नाम वैसे तो आप जानते होंगे ऑलरेडी, फिर भी तो इनकी स्टोरी कुछ ऐसा है कि जब ये बॉर्न हुए थे तो ही वॉज बॉर्न इन वेरी पुअर फैमिली। जैसे मैं बता रहा हूँ, इनके जो फादर थे, ही वॉज काइंड ऑफ गार्डनर एंड ही यूज्ड टू डू ब्रिक वर्क। आप समझते हैं ना, दीवार वगैरह बनाते हैं या फिर रिलेटेड टू ब्रिक्स इनका काम था। तो ऐसे इसमें क्या था कि फादर वॉज नॉट मच इंटरेस्टेड इन स्टडी एंड एवरीथिंग, पर इनकी माताजी जो है, इनको उनको थोड़ा इसका स्पार्क पता चल गया। क्योंकि जब ये सिर्फ 3 साल के थे, तो 3 साल के थे तभी भले ही उनको बात भी नहीं करते आती थी, बट इट्स अ मिरेकल ओनली ही कुड एक्चुअली करेक्ट दी पेरोल ऑफ हिज फादर। यानी उनको जो पैसा मिलता था अकाउंट्स, उनका जो देख के वो बता सकते थे कि भाई व्हाट मिस्टेक इज़ देयर। तो ऐसे कमाल का बंदा था ये। और फिर जब 10 साल के हुए तो उनके टीचर जो है, एक इंसिडेंस है, व्हेन ही वाज 10, एट दैट टाइम टीचर को कुछ टाइम पास करना होगा, तो टीचर ने बोल दिया चलो बच्चों 1 से लेकर 100 तक सम निकालो। तो टीचर अपना सोचा कि चलो अब बच्चे टाइम पास करते बैठेंगे। यहाँ पे टीचर जाके बैठा नहीं, तो उतने देर में ये गॉस जो है अपना जाके स्लेट लेके उसकी पहुँच गया, ये रहा आंसर। तो ही वॉज शॉक्ड। और यहाँ से एक्चुअली जो मैथमेटिकल इंडक्शन है वो उसका बेस बनाया गया। तो ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। इनफैक्ट मैथमेटिक्स इज क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस जिन्होंने बोला था वो यही है। उन्होंने उसके सामने और एक स्टेटमेंट जोड़ा है कि इफ़ मैथमेटिक्स इज क्वीन, तो नंबर थ्योरी इज क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। यानी उनका रहेगा स्पेशल, बहुत लगाव था नंबर्स से, मैथमेटिक्स से। तो इस तरीके के है पर्सन ये गॉस। तो इन्होंने जो बोला वो तो सुनना चाहिए, अपने काम की बात है। क्योंकि कूलम भाई साहब क्या कर रहे थे, दो पार्टिकल के बीच में, दो चार्जेस के बीच में फोर्स पता कर सकते थे। पर इसमें दिक्कत क्या थी कि जब बहुत सारे फोर्सेस आए तो हमको थोड़ा सुपरपोजिशन थ्योरम सीखना पड़ा। और फिर हमें ये समझ में आया कि सारे फोर्सेस का एडिशन करके हम टोटल निकाल सकते हैं। ओके, पर इतना सारा तामझाम कौन करेगा? ये जो है इतना जीनियस आदमी, इसने हमें एकदम मस्त शॉर्टकट दिया है। अभी आप देखिए क्या है शॉर्टकट। तो ये जो गॉस है, इसको जो सबसे पहले प्रॉब्लम दिया था, बोला ना मैंने, टीचर ने कुछ ऐसा प्रॉब्लम दे दिया था कि भाई चलो ऐड करते बैठो। अब अगर आपको मैंने बोला कि इसको ऐड करके बताओ, तो कैसे ऐड करोगे आप? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, ऐसा करते बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। गॉस ने क्या सोचा, सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने सोचा कि यहाँ पे अगर मैं 1 के साथ 100 को जोड़ दूँ तो ये कितना होता है, 101। और फिर मैं अगर 2 को जोड़ देता हूँ 99 के साथ, तो फिर से 101 आ रहा है। और 3 को अगर मैं जोड़ देता हूँ 98 से, फिर से 101 आ रहा है। इसका मतलब अगर हम जोड़ी बनाते हैं 100 लोगों के बीच में, तो कितनी जोड़ियाँ बनेगी? 50, बराबर। यानी वो समझ गए कि ये जो 101 है ये 50 टाइम्स आने वाला है। ओके, तो एक काम करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 505, और एक ये 0। वो तुरंत आंसर लेके पहुंच गए कि 1 to 100 का एडिशन जो है इट इज़ 50-50। अब आप एक काम कीजिए, 1 to 1000 का निकालिए, आप गॉस के भी आगे जाइए। तो कहने का मतलब ये जो अलग सोच थी उसने काफ़ी कुछ दिया है दुनिया को, और हमको दे दिया है एक्स्ट्रा का पढ़ाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, दिया है कुछ ना कुछ आगे चल के काम आएगा, क्योंकि हर चीज़ का है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो कि हम आगे चल के देखेंगे। तो अब आते हैं थोड़ा काम की बात पे। ये गॉस ने जो हमें दिया उसके बारे में देखते हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो पहले देखते हैं गॉस लॉ के बारे में, थोड़ा विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, आसान जाता है। तो हमें दो चीज़ें सीखनी पड़ेगी, उसकी एप्लीकेशन और बेसिक टर्म्स हम तो देखने ही वाले हैं,
पर उसके पहले मुझे आपको दो चीज़ें बतानी है। मैं पहले के लेक्चर में भी बता चुका हूँ टू बी ऑनेस्ट, ओके। इसके पहले भी हमने ये किया हुआ है, जैसे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये दो चीज़ें। तो आप तो जानते हो जो एरिया होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि सिर्फ एक नंबर एसोसिएटेड होता है एरिया से। पर कभी कभी हमें इस एरिया को, जो कि एक स्केलर है, हमें इसको एरिया एज अ वेक्टर भी लेना पड़ता है। मैं आपको स्केलर के एग्जांपल बताऊँ तो डिस्टेंस, टेम्परेचर, टाइम, मास, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल है, ओके। अगर हमको इसको एज अ वेक्टर लेना है तो एक काम करते हैं, हम यूज केस ले लेते हैं, एक स्पीयर ले लेते हैं, ओके। अब आप देख पा रहे हो कि हर जगह कर्ड है, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था। इसको हमको तोड़ना है छोटे 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 हिस्सों में, छोटे छोटे पार्ट कर लेते हैं, एंड देन विल टेक वन पार्ट आउट ऑफ इट। तो ये फ्लैट है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या फ्लैट ही है, इतने छोटा है कि फ्लैट है वो, ये डिटेल में मैं बता चुका हूँ। अब देखो यहाँ का एरो इधर जा रहा है, यहाँ का एरो इधर जा रहा है, यानी कि ये ओरिएंटेशन पता चलता है इसके एरो की वजह से। सपोज मैं इस वाले पार्ट को लेता हूँ तो मुझे पता चल रहा है इसका ओरिएंटेशन कैसा है, और इसकी लेंथ बताएगी कि वो कितना एरिया कवर कर रहा है। अब दो टाइप से हो सकता है, इधर भी हो सकता है नॉर्मल, इधर भी आ सकता है, ठीक है। पर हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम यूजुअली आउटवर्ड ही लेते हैं, ऑलराइट। तो अब अगर मैं एक एरिया लेता हूँ मैथमेटिकली, मैं इसको कैसे लिखूँ, तो मैथमेटिकली मैं इसको डेल्टा एस बार लिख सकता हूँ, ओके। तो डेल्टा एस बार में दो चीज़ें हैं, एक है तुम्हारा एन कैप और एक है डेल्टा एस। डेल्टा एस एक छोटा सा एरिया है, मैग्नीट्यूड है, और एन कैप विल बी द वेक्टर परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। और इस तरीके से दोनों मिलके एरिया को बना चुके हैं वेक्टर, जो कि है एरिया वेक्टर। इसका हमें काम पड़ेगा, इसका काम अभी हमें बहुत पड़ने वाला है। इनफैक्ट जब हम अभी जो गॉस है उसने जो लॉ दिया था वहाँ पे भी इसका काम पड़ेगा। ठीक से देख लो एक बार, एन कैप को देख लो, क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया। ये दोनों मिलके एरिया वेक्टर बनाते हैं, ओके। एरिया वेक्टर जो है वो एन कैप और ये 104, तो डायरेक्टली आपको अगर लिखा है डेल्टा एस बार या फिर डेल्टा ए बार, डी ए बार, डी एस बार, तो समझ जाने का कि वो एरिया वेक्टर है, ठीक है। एरिया वेक्टर में कोई दिक्कत मत रखो, कंफ्यूजन मत रखो, बाहर की तरफ भी हो सकता है, अंदर की तरफ भी हो सकता है। इनवर्ड हम नहीं लेंगे, आउटवर्ड लेंगे। इनवर्ड लेने का जब काम पड़ेगा इनकेस तो मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं। तो हमने एक क्वांटिटी फटाफट रिवाइज कर ली जो कि थी एरिया वेक्टर। अब हम चलते हैं हमारी अगली क्वांटिटी पे। अगली क्वांटिटी कौन सी थी, याद करो, दो चीज़ें बोली थी मैंने, एक था एरिया वेक्टर, दूसरा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, करेक्ट। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं, वो हम ऑलरेडी जानते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस एरिया का, थोड़ा रिवाइज करके देना अपना काम है। तो मैं एक फटाफट रिवाइज करके दे देता हूँ हमारी अगली चीज़, जो कि है गॉस लॉ में लगने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसके लिए आपको एक तो चार्ज लगने वाला है, ओके। और चार्ज क्या करेगा, अपने आजू बाजू एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेगा, ऑलराइट। और अगर ये पॉजिटिव लाइन्स है तो वो स्टार्ट होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइन्स पॉजिटिव चार्ज से चालू होती है, नेगेटिव होगा तो उसके ऊपर एंड होगा, ओके। तो एक काम करते हैं एक ले लेते हैं पर्टिकुलर चार्ज, वहाँ से कुछ लाइंस निकल रही है, और ले लेते हैं एक एरिया, क्योंकि हमें फ्लक्स ढूंढना है ना, तो एरिया तो लगेगा। अब ये एरिया में से जाने वाली लाइंस को काउंट करो आप, बस इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, समझा। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नथिंग एल्स। उसी का मेजर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्चुअली लिखा जाता है ई बार डॉट एस बार लिखा जाता है, फिर इसको लिखा जाता है ई एस कॉस थीटा, जिसमें ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका भी फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। फिर एस सरफेस एरिया हो गया, थीटा एंगल बिटवीन जो एरिया वेक्टर है और क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच का एंगल। जैसे इसमें कुछ एंगल ही नहीं है, एरिया वेक्टर और फील्ड में कोई एंगल नहीं है, तो उस केस में मैक्सिमम होगा। और अगर ऐसा हो गया कि लाइंस कुछ इस तरीके से जा रही है और ये पैरेलल है तो ज़ीरो होगा, ऐसा रहेगा तो परपेंडिकुलर। अब दो चार्ज ले लेते हैं, पी जो है इसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है, क्यू पे कम है। और उसके बाद फिर एग्जैक्टली आइडेंटिकल दो एरियाज ले लेते हैं, ए और बी। अब इसमें से जाने वाली लाइंस आपको क्लियरली दिख रही है ना, 1 2 3 4 5 6 है, और इसमें से जाने वाले सिर्फ 2 या 3 है शायद। इसका मतलब इधर से कम लाइन पास हो रही है, जबकि ए में से ज़्यादा लाइन पास हो रही है, बी में से कम लाइन पास हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि इसके इंटेंसिटी पे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है फाई। इतना ठीक है। तो हमें ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। अब अगर मैं एरिया को बड़ा, छोटा,
चेंज करता हूँ तो नंबर ऑफ लाइंस बढ़ रही है, दिख रहा है, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एरिया पे भी डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, लास्ट चीज, अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं तो पहले ज़्यादा लाइन कवर कर रहा था, अब ये थोड़े से कम लाइन जा रही है इसमें से। इसका मतलब इसका ओरिएंटेशन भी मैटर करता है। इसको मैं अगर पूरा आड़ा कर देता ना तो जीरो आ जाता। तो इसका मतलब थीटा पे भी डिपेंड करता है, यानी कॉस थीटा पे भी डिपेंड करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता चल चुका है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है मैक्सिमम तभी होगा जब ये परपेंडिकुलर होगा लाइक दिस, और अगर मैंने इसको पैरेलल कर दिया एरिया को, देखो दो बातें हैं। मैं बोलता हूँ एरिया परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एरिया वेक्टर पैरेलल है। अब कंफ्यूज मत हो ना, ये एरिया तो अपना नॉर्मल एरिया ना, इसमें से ऐसे जा रहा है तो ये तो परपेंडिकुलर है, पर एरिया वेक्टर कैसे दिखाते हम, नॉर्मल दिखाते हैं इसके ऊपर, इसके पहले देखा है हमने। तो ऑब्वियसली ये अगर परपेंडिकुलर है और इसके यहाँ पे अगर इसको मैं बोल लेता हूँ, इसको क्या बोलता हूँ मैं, एन कैप, ओके, या फिर ये एरिया वेक्टर है, तो ई बार के तो ये पैरेलल हो गया, यानी एरिया परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर पैरेलल। और ऐसा किया तो, सॉरी, ऐसा किया तो अब क्या हुआ, एरिया पैरेलल हो गया, पर ये तो परपेंडिकुलर हो गया ना, दिख रहा है मेरी उंगली और इसके बीच में 90 डिग्री। तो ये मुझे बताना था, थोड़ा सा आप क्लैरिटी रखो इस चीज़ को लेके, वापस एक बार देख लेना। तो मैं देख रहा हूँ अभी इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेके अगली चीज़। तो जैसा हम जानते हैं कि एक ये ओरिएंटेशन भी देगा, तो इसको हम काम करते हैं, फिर से एक बार तोड़ लेते हैं सबको, लेकिन इस बार हम टाइल्स की तरह बिछा लेते हैं सबको। तो अब मैं हर किसी का ले लूँ, 1 2 3 4 5 6, ऐसे तो बहुत सारे हैं, इन सबको ऐड कर लेता हूँ, जो कि समेशन से किया जाता है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल 5 मिल जाएगा। सारे एरिया का ऐड करना पड़ेगा, सारे एरिया का, जितने भी एरिया है। और ये जो समेशन है, अगर डेल्टा एस बहुत छोटा है तो उस केस में हम उसको इंटीग्रेशन ले सकते हैं, ये साइक्लिक इंटीग्रल लेना पड़ेगा, क्योंकि स्पीयर वाज अ क्लोज सरफेस। ओके, तो ये क्लोज सरफेस के लिए होता है। तो हमारे पास है फाई, जो कि है साइक्लिक इंटीग्रल क्लोज सरफेस के लिए, ऑब्वियसली ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो ये है फाई का फॉर्मूला, यहाँ तक ठीक है। तो हमें क्या पता चला, फाई का पता चल चुका है। अभी तक गॉस ने जो लॉ लिया है वो लिया नहीं हमने, हम सिर्फ दो बेसिक चीज़ें कर रहे हैं, एक है एरिया वेक्टर और दूसरा क्या है, फाई। फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब गॉस क्या बोलता है उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, तो अब आती है गॉस की बारी कि उस कहना क्या चाहता है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको मेरे स्टाइल से डेरिवेशन जो है एनिमेशन के थ्रू दिखाता हूँ, फिर अपन लिख के भी देखेंगे। तो एक काम करते हैं, एक स्फेरिकल शेप ले लेते हैं, ओके, और उसके ऊपर ले लेते हैं छोटे 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 एरिया डेल्टा एस, यहाँ तक ठीक। अब ये जो है, इस केस में उन्होंने क्या बोला वो मैं डायरेक्ट बताता हूँ। उन्होंने बोला कि इसके अंदर चार्ज कितना है देख लो, देख लिया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो करो, खत्म। आप बोलोगे एप्सिलॉन जीरो क्या है, एप्सिलॉन जीरो मतलब कितनी लाइंस अलाउ कर रहा है कोई चीज़, उसको बोलते हैं एप्सिलॉन जीरो। जैसे ये M1 से कम M2, उससे भी कम M3 पास करवा रहा है, और उसका वैल्यू होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर। इसको कहते हैं एप्सिलॉन जीरो। ओके, तो गॉस लॉ बड़ा सिंपल है, वो बोलता है आपको अगर पता करना है फ्लक्स तो इतनी झंझट मत करो, क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो ले लो, आपको एक ही चीज़ मिलेगी। यानी आप जब इंटीग्रेशन करते हो ई और डी एस का, तो इतना सारा इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स करने से अच्छा चार्ज पता है क्या, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो करो, बात खत्म करो, और आप ये इन सारे शेप्स पे ये जो लॉ है अप्लाई कर सकते हो। ये सिमेट्रिक पे ही काम करता है मेजॉरिटी टाइम। तो स्पीयर, सिलेंडर, प्लेन, ये सब जो चीज़ें हैं, यानी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम गॉस लॉ लगा सकते हैं। और एक चीज़, एक गॉसियन सरफेस के बारे में बता देता हूँ। गॉसियन सरफेस मतलब एक इमेजिनरी सरफेस होता है जिसके थ्रू लाइंस विल पास आउटसाइड, और वो हमें कैलकुलेशन करने में बहुत यूज़फुल होता है। तो उस हिसाब से गॉसियन सरफेस मतलब एक इमेजिनरी सरफेस है, इतना आप सिर्फ याद रखिए। तो गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ बोलता है कि आप एक 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 इतना सारा ऐड करोगे या इंटीग्रेशन करोगे, छोड़ो ना भाई, आप सीधे सीधे चार्ज लो, पता है कि आपको, इसको ओपन करके देखो चार्ज कितना है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। अब वो एप्सिलॉन जीरो किस पे डिपेंड करेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि वो वैक्यूम में है या फिर उसको पानी में डाल दिया, हवा में है, एयर में है, हवा यानी कि एयर एक ही है, ऑयल में है, जहाँ पे भी रहेगा उस हिसाब से इसका वैल्यू चेंज होगा। तब आप एप्सिलॉन जीरो मत लिखना, उसको सिर्फ एप्सिलॉन लिखा जाता है,
ठीक है। एप्सिलॉन जीरो हटा दिया है तो कुछ ना कुछ मीडियम का एप्सिलॉन है, वो इतना समझ में आएगा। एप्सिलॉन मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है। अभी इसके पहले हमने एनिमेशन में देखा कि वैक्यूम में से बहुत सारी लाइन जा रही थी, पर बीच में जो मटेरियल थे, मटेरियल 1 2 3, उसमें से कुछ में से ज़्यादा जा रहा था, कुछ में से कम जा रहा था। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द परमिटिविटी। परमिशन कितना देता है, ओके, कोई चीज़ किसको कितना अलाउ करता है, ओके। और ये है लॉ आपके सामने। अब आपको समझा होगा, नहीं समझा तो मैं थोड़ा सा अपने रियल लाइफ सिनारियो से बताता हूँ। आजकल गर्मी के दिन है और कहीं पे अगर मस्त कूलर वूलर चालू होगा तो लोग उसके सामने जाके खड़े हो जाते हैं, ओके, ताकि उनको हवा लगे। ये आपको पता है। अब आप सोचो कि कूलर किसी हॉल में लगा हुआ है और खिड़की में से हवा आ रही है, आप बाहर हो, आपको अलाउड नहीं हॉल में जाना, तो खिड़की में व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट अ विंडो, तो कूलर चालू है कि नहीं वो आपको पता चल जाएगा वहाँ से आने वाली हवा के कारण। या फिर किसी रूम में फ़ैन चालू है कि नहीं है वो आपको पता चल सकता है बाहर से भी, प्रोवाइडेड सम विंडो इज़ देयर, और वहाँ से अगर हवा बाहर आ रही है तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये हवा आ रही है, बंद कर दिया फ़ैन तो वो भी पता चल जाएगा। इसका मतलब अंदर अगर चार्ज है तो उसमें से निकलने वाले लाइंस को इतना सारा एडिशन इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं, आप बता सकते हो। और वो है हमारा ये फॉर्मूला डायरेक्टली, जो भी अंदर चार्ज है उसको एप्सिलॉन जीरो से डिवाइड करो, दैट्स इट। तो इस तरीके से हमको पता चल जाता है कि गॉस ने एक बहुत ही शॉर्टकट दे दिया। कूलम ने वगैरह भी अच्छा काम किया, पर सबसे फास्टेस्ट चीज़ अगर किसी ने दी तो वो हमारे भैया जी गॉस ने दी, ओके। तो एक काम करते हैं, एक एक शेप लेके अभी हम पहले तो इसका हम प्रूफ ले लेते हैं, ओके, गॉस का प्रूफ ले लेते हैं। पहले मैं एनिमेशन के थ्रू दिखाऊंगा, फिर एक्चुअली अपन करके देखेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पे गॉस लॉ, तो इतना याद रखना कि हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो हमें प्रूव करना है, ओके। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्पीयर ले लेता हूँ और उसके स्पीयर का रेडियस कितना है, आर है, स्मॉल आर। और यहाँ पे मैंने ले लिया चार्ज क्यू प्लस, जो कि अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर ली मैंने ई से, यहाँ तक ठीक है। अब वो जो स्पीयर है ना उसके ऊपर एक छोटा सा एरिया वेक्टर ले लेते हैं डी एस बार। अब आपको मालूम है एरिया वेक्टर बोला मैं तो डी एस बार आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, आउटवर्ड है। इन दोनों में एंगल कितना है, कुछ नहीं, जीरो है, क्योंकि डी एस और एक ही डायरेक्शन में। अब मेरे को पता करना है कि पी के ऊपर पी से कितना लाइंस पास हो रहा है, ये हमें पता करना है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ऑलरेडी, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, क्यू पे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर से। तो ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, ये वाला क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर, ओके। अब मैं एक काम करता हूँ, ये तो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, फाई। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने फाई का फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी ई की वैल्यू रखी मैंने क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। फिर वो सब कांस्टेंट है तो बाहर चला गया, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एस केम आउट टू बी, स्पीयर है ना तो स्पीयर का क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर ही आएगा स्पीयर का। तो फिर वहाँ पे रख दो 4 पाई आर स्क्वायर, वहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर रखोगे तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो गया, 4 पाई और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या फिर अपने पास, सिर्फ फाई इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो। ये है इसका प्रूफ। पर ये प्रूफ हम एक्चुअल में करके देखते हैं, मैं आपको इसको ना लिख लिख के बताता हूँ। तो हमारे पास एक याद रखना कि जो हमें प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, फाई इक्वल टू, सपोज इसने बड़ा क्यू लिया है ना तो बड़ा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो प्रूव करना है। उसके लिए मैंने एक स्पीयर लिया, रेडियस उसका क्या ले लिया मैंने, स्मॉल आर, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्मॉल आर उसका रेडियस है। फिर मैंने वो स्पीयर के ऊपर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया जिसको मैंने बोला डी एस बार, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है मेरे पास ई बार। यहाँ तक ठीक है। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला पे आ जाओ, टेंशन मत लो। फाई जो है अब तक हमको पता है विद द हेल्प ऑफ कूलम्स एंड सुपरपोजिशन कि इट इज द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट डी एस बार, ओके। अब अपन अपने स्टाइल से कर रहे हैं, तो ये मैं लिख सकता हूँ साइक्लिक इंटीग्रल, क्यों, क्योंकि क्लोज सरफेस है। तो यहाँ पे मैं ई डी एस कॉस थीटा ले सकता हूँ, करेक्ट। अब ई डी एस कॉस थीटा क्यों आया, बिकॉज हमारे पास वेक्टर फॉर्मूला है ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ऐसा एक फॉर्मूला है, उससे मैंने ये लिख लिया। अब मुझे बताओ कि जो डी एस बार है वो कहाँ है, ऐसे जा रहा है, ई बार उसके पैरेलल है। यानी अगर कोई चीज़ ये ई बार है और यही डी एस बार है,
या फिर डेल्टा एस बार है, तो इनमें एंगल कितना हुआ? ऑब्वियसली थीटा इक्वल टू 0 हुआ, और कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है, यानी इसको लेने की जरूरत नहीं। तो हमारे पास कितना बचा फिर? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डी एस बचा सिर्फ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार जो है एक पॉइंट पे पर्टिकुलर वो कांस्टेंट रहेगी, तो ई मैं ले लेता हूँ बाहर और अंदर बचेगा मेरे पास फिर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी एस। अब ई जो है, ई का वैल्यू, आप ई का फॉर्मूला जानते हो, याद है ना, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू था, तो जो एफ का फॉर्मूला था उसमें से एक क्यू गायब हो जाएगा। तो यहाँ जो ई है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? कांस्टेंट लेना कांस्टेंट ले लो, पर हमको काट पिट करना है थोड़ा, इसलिए हम क्या करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एज अ कांस्टेंट, देन देयर इज अ चार्ज q, और हमने डिस्टेंस लिया है r, सो दैट आई विल बी टेकिंग r²। यहाँ तक ठीक है? सो दिस इज e। अब मुझे बताइए कि स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होगा? तो जो स्फीयर का, क्योंकि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ds इज छोटा सा, इंटीग्रेशन मतलब पूरे के पूरे चीज़ का एरिया कितना है वो लिखना है। तो टोटल एरिया जो होगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ds जो है वो स्फीयर का जो होता है वो होता है 4 सर्कल जितना, यानी कि 4πr²। तो इसका मतलब ये मैंने लिख दी e की वैल्यू, और इसके जगह पे मैं ले सकता हूँ 4πr²। अब इसमें r² हो गया कैंसल, 4π इसको भी काट दो, और जो बचा है वो है q/ε0। इसका मतलब जो फाई है वो q/ε0 आ गया। कितना सिंपल है, सिंपल एकदम। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है हमेशा। तो मैं आपको ना एक काम की चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे आप ई बार डी एस लेते हो कॉस थीटा, ये कॉस 0 1 आने वाला है तो छोड़ दो इसको, ई कांस्टेंट बाहर चला गया, टोटल 4πr² कैंसिल कर दो, ये आ गया, प्रूफ हो गया। ओके, पर इसके बाद हमें इसका एप्लीकेशन करना है। तो एप्लीकेशन के टाइम है ना, हमेशा हमेशा क्या किया करो, फाई इक्वल टू हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस है, आपको कॉस थीटा लेना है तो कॉस थीटा ले लो, पर एप्लीकेशन में कहीं पे भी थीटा जो है वो कुछ वैल्यू नहीं आने वाला है, जहाँ पे आएगा मैं आपको वैसे ही बता दूंगा आपको मैं। ओके, तो ई डी एस ले लो सीधे, और फाइनली यू टेक इट एज q/ε0। बस ये जो डब्बा है ना, इतना पकड़ के रखो, इसके ऊपर ही हमें आगे का डिस्कशन करना है, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो इसके भरोसे ही होगा। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। ये तो आया था अपना कूलम सुपरपोजिशन, सारा पिछला हिस्ट्री लेके पढ़ के हम यहाँ तक आए। गॉस ने एकदम शॉर्टकट दे दिया, चार्ज बताओ, डिवाइड कर दो ε0 से, खत्म करो बात, आपको फाई ही मिलेगा। अब एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन में हम इतना पार्ट जो है हमेशा यूज करेंगे। ओके, तो आर यू रेडी फॉर द एप्लीकेशन? लेट्स गो देन। तो हमारे पास है एप्लीकेशन 3। कौन से है बता देता हूं। तो एनीवेज ये हमारा जो काम की चीज़ है मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आपको। हमेशा क्या करना है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, साइक्लिक इंटीग्रेशन ले लो, इसको और इसको सेम मत समझना, ये फाई है, ये साइक्लिक इंटीग्रल है, ये डी एस इज इक्वल टू जो भी चार्ज है डिवाइडेड बाय ε0, अगर ये वैक्यूम में है तो ये मुझे हमेशा लगने वाला है। इसको यूज़ करके मैं अभी अगला डिस्कशन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो गेट रेडी टू गो फॉर द एप्लीकेशन। तो आइए इसका करते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन तो हमें लेना है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन रहेंगे हमारे पास 3। एक है जो आपको दिख रहा है ऐसा वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, एक स्पीयर था, एक शीट थी, एक ये शीट है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये जो है इसको इनफाइनाइट कर दो। और एक शेल है, अंदर भी देखेंगे बाहर भी देखेंगे, शेल के जो है अंदर बाहर दोनों भी साइड में हम देखेंगे। ओके, तो आइए इसको देखते हैं 1 बाय 1। तो हम एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर ये प्लेन शीट पे आ जाते हैं, एंड देन स्फेरिकल के ऊपर। ओके, तो आपको बेसिक क्या लगेगा, देखो स्पीयर के बारे में पता होना चाहिए। स्पीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr²। और सिलेंडर जो है उसका सरफेस एरिया पता होना चाहिए। सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर पता है ना, सिलेंडर, सपोज मैं इसको एक सिलेंडर ले लेता हूँ ऐसे, इसको मैं अगर सिलेंडर ऐसा लगा देता हूँ एक, तो इसके कितने एरिया है? इसके 2 एरिया है। एक तो है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि लेटरल सरफेस, ये 2 सर्कल है यहाँ पे, और ये भी तो है ना कर्ड, तो ये होता है कर्ड सरफेस एरिया 2πrl। याद रखो प्लीज, इसका काम पढ़ने वाला है। कर्ड सरफेस एरिया क्या है? 2πrl। और ये जो एंड के है ये तो सर्कल है, अगर मैं इसका रेडियस r मान लिया ऑलरेडी मैंने, और लेंथ मैंने इसका l ले लिया है, तो 2πrl इसका
कर्ड सरफेस एरिया होगा, और ये जो एंड वाले हैं ये हो गए मेरे सर्कल, तो ये हो जाने वाला है पाई आर स्क्वायर। ओके, ये पता होना चाहिए। स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बस यहाँ पे इतना ही आंसर पता होना चाहिए। और इधर भी मुझे लेना ही है, सिलेंडर ही लेना है लाइक दिस, तो फिर से यही नॉलेज हमें काम में आने वाला है। सिर्फ यहाँ पे काम की चीज़ 2 पाई आर एल है, यहाँ पे काम की चीज़ ये जो एंड के जो दो ढक्कन है ये अपने काम के, इसमें वो ये वाला काम में नहीं आएगा कर्ड सरफेस एरिया। इधर ये 2 पाई स्क्वायर काम में नहीं आने वाले। क्या नहीं आने वाले, कैसे नहीं आने वाले, मैं समझाता हूँ अभी। ओके, तो रेडी करें फिर पहला एप्लीकेशन। पहले मैं एनिमेशन के थ्रू समझाता हूँ, फिर हम अपन उसको लिख के सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे लेट्स गो फॉर आवर फर्स्ट एप्लीकेशन। तो एक इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है आपके पास। ओके, यानी इन्फाइनेटली लॉन्ग है, उसका एक सेक्शन ले लिया मैंने। अब इसके ऊपर है चार्जेस। अब मैंने पहले ही बोला था चार्ज एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी यूज़ करने वाले, जो कि लैम्बडा से दिखाते हैं। होपफुली आपको पता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा फिर, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा से हम दिखाएंगे। वो क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। यानी लैम्बडा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके ऊपर जो चार्ज है डिवाइडेड बाय एल, ऐसा लिख सकता हूँ। तो लैम्बडा मेरे पास क्या हो गया, सपोज इसके ऊपर चार्ज है कैपिटल क्यू और इसका लेंथ मैंने ले लिया है एल, तो वो हो जाएगा क्यू बाय एल। अब एक गॉसियन सरफेस के बारे में तो मैं बता चुका हूँ आपको। गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, इमेजिनरी सरफेस सिलेंड्रिकल शेप का ले लेते हैं अपन, और इसको लेके हम पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इसका मैंने जो रेडियस है वो ले लिया मैंने कैपिटल आर, और लेंथ आपके सामने है कैपिटल एल। यहाँ तक ठीक है। अब देखो इसको ना ऊपर से एक ढक्कन लगा सकते हैं और एक नीचे से, तो आपको 2 रेड ढक्कन दिख रहे हैं, और ये ब्लू कलर का जो है वो कर्ड सरफेस एरिया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर मैं ये वायर ले लेता हूँ, वायर, तो यहाँ पे वायर को कवर करने के लिए कर्ड सरफेस एरिया है। वायर के ऊपर क्या है, चार्जेस है, राइट। तो चार्जेस से लाइंस बाहर की तरफ निकलेगी, और लाइंस होती है हमेशा परपेंडिकुलर। तो इस तरफ जब वो आएगा, यानी कोई भी लाइन आएगी, तो वो क्या होगा, वो कोई भी एरिया पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, चाहे वो कहीं पे भी हो। इसका मतलब एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी आ रही है, तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ, 0 हुआ, करेक्ट। और हमको फाई का फॉर्मूला आपको पता है। अब एस की जगह पे ए यूज़ किया, तो इतना भी कन्फ्यूजन यानी नहीं होना चाहिए, इतनी भी आदत नहीं होनी चाहिए, स्टक मत रहो। ए भी यूज़ किया तो ठीक है, एरिया ही है ना, तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ए, और यहाँ पे कर्ड होने की वजह से वो होता है 2 पाई आर एल, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, ई इंटू 2 पाई आर एल। तो टोटल फ्लक्स ऑफ कर्ड सरफेस कितना हो गया मेरे पास, ई टाइम्स 2 पाई आर एल। अब यहाँ पे आने के बाद हमको दिखता है कि लाइंस तो इस डायरेक्शन में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये जो ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन है उसके एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर है, और थीटा हो गया 90, और कॉस 90 कितना होता है, कितना होता है कॉस 90, 0 होता है। इसका मतलब टोटल फ्लक्स ऑफ एंड फेसेस कितना हुआ, 0। यानी आप तीनों को मिला लो तो आपको फाइनली मिलेगा 2 पाई आर एल ही। अब आती है बारी चार्ज को लेके, तो चार्ज कितना होगा, लैम्बडा तो क्यू बाय एल है, तो क्यू कितना हुआ, लैम्बडा एल हो गया। हो गया। अब हमारा आता है एप्लीकेशन, हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो इसको यूज़ कर लेते हैं अपन, क्यू की जगह हम लिख देंगे लैम्बडा एल। ये हमारा है ना फाई, क्यू अपन एप्सिलॉन 0, तो एक साइड में हम फाई ये रख देंगे ई इंटू 2 पाई आर एल, और राइट साइड में बाकी की चीज़ें लेके आ गए, तो ई का फॉर्मूला मिल गया। क्यू का वैल्यू रखोगे, एल कैंसिल करोगे, तो फिर से ई का दूसरा भी फॉर्मूला मिल जाता है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ई जो है वो इस फॉर्मूला से पता चलता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्बडा से, या फिर चार्ज से भी। तो ये है हमारा क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इसको मैं अभी लिख के समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, और स्क्रीनशॉट को मैं कर देने वाला हूँ छोटा साइड में क्योंकि अब हम एक्चुअल में सॉल्व करेंगे। तो आपने ले लिया एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जिसके ऊपर चार्जेस है लाइक दिस, और इसके घुमा के लगा दिया गॉसियन सरफेस। अब इसके 3 एरिया है, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, और एक जो कर्ड है। जो कर्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर। इसका जो लेंथ है, लेंथ मैंने लिया है कैपिटल एल, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा कैपिटल एल।
और जो आर है, आर हमने यूज़ किया था, डायग्राम में कैपिटल आर है पर हम उसको चलो स्मॉल आर ही ले लेते हैं, इसका जो है वो स्मॉल आर है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एल। एंड का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, इधर का भी एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से जो लाइंस निकलेगी वो क्या होने वाला है, इस तरीके से होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई हो गया। और अगर मैं कोई सरफेस ले लेता हूँ तो सरफेस एरिया भी मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया सपोज मैंने ए ले लिया तो डी ए बार, ये भी इधर ही है, तो ई बार और डी ए बार सेम है, एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब यहाँ पे एंगल है 0 और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं। तो मैं डायरेक्टली आपको लेके आता हूँ, एप्लीकेशन है ये, याद रखना ये किसका है, जो गॉस लॉ है उसका एप्लीकेशन है। किस पे है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर पे, या फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे भी बोल सकते हो आप। तो इस केस में मैंने पहले ही बोला था आपको शॉर्टकट, डायरेक्ट फाई यूज करो, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट डी एस बार लिखना है तो लिखो, यहाँ पे ए है तो मैं डी ए लिख देता हूँ, और इसी को मैं ले लेता हूँ, वो उसने जो बोला था इधर क्यू लिया है कैपिटल क्यू, तो मैं कैपिटल क्यू रखता हूँ पर यूनिट लेंथ, सॉरी क्यू अपन एप्सिलॉन 0 था ना इसका, क्यू बाय एल क्या हो जाएगा, लैम्बडा हो जाएगा, तो ये एप्सिलॉन 0, ये गॉस है, इसने गॉस ने ये बोला था। अब दोनों साइड में बस वैल्यू रखो, तुरंत आपको इसके लिए लगने वाले सारे फॉर्मूले फटाफट मिलने वाले हैं, क्या रहेंगे। तो आइए इसको एक काम करते हैं, सिर्फ इतना ही यूज़ करते हैं, फाई को छोड़ दो। तो ई तो कांस्टेंट है किसी पॉइंट पे, तो ई को जाने दो बाहर, यहाँ पे बचा क्या है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, यहाँ तक ठीक है। अब मुझे बताइए कि इसका टोटल फ्लक्स कितना आने वाला है, इसका तो 0 आने वाला है, यानी ये तो है ही नहीं, इसका भी 0 आने वाला है, तो जो भी फ्लक्स रहेगा इस एरिया की वजह से रहेगा, यानी कि 2 पाई आर एल की वजह से ही रहने वाला है जो भी एरिया रहेगा। तो इस एरिया में बाकी चीज़ें लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आप 2 पाई आर एल ले लो, इसका मतलब कि E इंटू 2 पाई आर एल लिखा तो भी काफ़ी है, एरिया में बाकी सब लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कर्ड वाला ले लो। और अब मुझे बताइए कि ये एक लॉन्ग वायर है, तो जब लेंथ होती है तो हम लैम्बडा यूज़ करते हैं, बराबर, इसको बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसका मतलब Q क्या हो गया, लैम्बडा इंटू एल हुआ, करेक्ट, वो लाके यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा लैम्बडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इसमें से क्या कैंसिल होता है, ये एल एल कैंसिल हो गया, ओके, तो बचा हुआ फिर लिख लो, क्या आएगा फिर ई का वैल्यू, देखो ई का तो एक यहाँ पे भी फॉर्मूला बन रहा है पर विल गो फॉर द फाइनल ओनली, तो ई विल बी इक्वल टू, आपके पास ऊपर यहाँ पे सिर्फ लैम्बडा है और डिनोमिनेटर में कौन है, 2 पाई आर, ये पूरा जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी कि 2 पाई आर, और यहाँ पे है एप्सिलॉन 0। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट यूजिंग गॉस। डायरेक्टली ई आपको लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन 0 यहाँ पे मिल चुका है। अगर आपको इसको ई बार लगाना है, ई बार यानी कि इसको अगर आपको वेक्टर दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट में भी वेक्टर दिखाना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, अगर आपने एन कैप ले लिया तो इसके साइड में एन कैप लिख लेना, अगर आपने इसको आर कैप ले लिया तो यहाँ पे आर कैप लिख लेना। तो मैं इसके साइड में ना आर कैप ही ले लेता हूँ, इधर थोड़ा सा जगह बना के फिर डब्बा बंद कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आर कैप। क्यों लिया भाई, इतनी मेहनत करके खोल के आर कैप क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बार दिखाया इसलिए। याद रखना ये वेक्टर है तो यहाँ पे भी वेक्टर आना चाहिए, अगर नहीं तुमको ये चाहिए ऊपर की डंडी तो फिर आर कैप मत लिखो, यूनिट वेक्टर है वैसे भी, ओके। तो होपफुली ये आपको समझ गया होगा, दिस इज फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ओके। देख लो एक बार, ओके ठीक है। देखो वायर है ना, तो हमने लैम्बडा यूज किया, अब आगे चल के हमारे सामने क्या आने वाला है, एक शीट आने वाली है, यानी कि एरिया, स्पीयर आने वाला है, यानी कि एरिया। जब एरिया होगा तो क्या लोगे आप, लैम्बडा लोगे क्या, नहीं, तब हम सिग्मा लेंगे। सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। अब डिपेंड एरिया क्या है देखते हैं। तो अगला जो है हमारा, हमने क्या बोला था, एक हम वायर लेने वाले हैं, वायर ले चुके हैं, दूसरा क्या बोला था मैंने, इनफाइनाइट शीट है, और तीसरा फिर स्पीयर था। तो अब हमको चलना है इनफाइनाइट शीट के पास। ये इन्फिनिटी मतलब ये ऐसा ऐसा कितना भी बड़ा हो सकता है, ओके। तो इनफाइनाइट है तो भाई कैलकुलेशन कैसे करेंगे इतना बड़ा, कोई चीज़ नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा एक सेक्शन ले लो और वो सेक्शन को ना गॉसियन सरफेस से बंद कर दो,
एक छोटा सा कोई भी कहीं पे भी ले लो, एक सेंटर पे ठीक रहेगा। तो इधर मैं एक छोटा सेक्शन लेके उसको क्या करता हूँ, एक सिलेंडर बिठा दूंगा। पर सिलेंडर कैसे बिठाऊंगा, सपोज मुझे पी पॉइंट पे पता करना है, तो पी पॉइंट से लेके सिमेट्रिक होना चाहिए, इसलिए जितना इधर है उतना पीछे भी लेके जाता हूँ मैं सिलेंडर को। ओके, यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था सिग्मा यूज करेंगे विच विल बी क्यू बाय ए। यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, इधर एक और इधर एक, ऐसे दो सरफेसेस है, और एक है ये पिंक कलर का यानी कि कर्व सरफेस एरिया। तो फ्लक्स आप सोचिए क्या होगा, लाइंस ऐसे पास हो रही है इस तरीके से। अगर लाइन ऐसे पास हो रही है तो इसका मतलब ये जो P है इसको परपेंडिकुलर ऐसे सीधा जा रहा है, और यहां से जो पास हो रही है वो क्या हो रहा है, E के साथ इसका 90 डिग्री का एंगल है। आपको पता है अगर 90 डिग्री होगा एरिया वेक्टर और E का, तो हम उसको जीरो ले लेंगे। इसका मतलब फ्लक्स ऑन कर्व्ड सरफेस एरिया तो कुछ है ही नहीं, इसके ढक्कन काम में आने वाले, यानी कि एंड टू एंड जो है यहां से लाइन पास हो रही है, इधर तो दिख रहा है मुझे लाइन पास हो रही है, और एरिया वेक्टर के साथ इसका एंगल जीरो है यानी कि मैक्सिमम पास हो रही है। तो उस हिसाब से मैं फाई ले लेता हूं E इंटू ए, लेकिन दो एरिया होने की वजह से एक ये और एक ये, यानी कि 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। अब फाई तो आपको पता है क्या होता है, फाई क्या होता है, क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो, और यहाँ पे साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ईडीएस था वो तो पहले मैं निकाल चुका हूँ, तो 2EA इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो लिख सकते हैं अपन। अब वो सिग्मा से आप क्यू का वैल्यू निकालो, सिग्मा ए, और यहाँ पे रख दो, ए कैंसिल हो जाएगा, आपको ई का आंसर तुरंत मिल जाएगा, जो कि होगा ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। सो दिस इज फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। इसको थोड़ा ईजी तरीके से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट ये भी बहुत ईजी तरीका है, इसी को मैं थोड़ा सा लिख के समझाता हूँ कैसे करना है। हम एक ही पैटर्न फॉलो करने वाले हैं हमेशा। कौन सा पैटर्न फॉलो करेंगे, जब भी एप्लीकेशन होगा तो आंख बंद करके ना यहाँ से शुरू करो, फाई इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, बार लेना है बार लो, नहीं तो इस केस में भी बार की डायग्राम आप पिछला रेफर करना, ठीक है, थोड़ा वीडियो में पीछे जाके। इक्वल टू हमेशा क्या होगा, जो भी चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो गॉस बाबा की जय ये लेके ही शुरू करने का। ओके, तो फाई को छोड़ दो अभी। इस केस में क्या होने वाला है, जैसे कि हमने देखा कि ये जो इनफाइनाइट शीट थी इसके ऊपर मैंने एक ऐसा सिलेंडर जो जितना इधर है उतना ही उसको मैंने पीछे की तरफ ले लिया था। अब यहाँ पे चार्जेस है इधर, तो लाइंस जाएगी इस साइड से लाइक दिस, तो ई बार इस साइड में है, और ये जो एरिया है ए, ये एरिया का जो परपेंडिकुलर होगा उसको एरिया वेक्टर बोलेंगे ना, तो एरिया का जो परपेंडिकुलर है वो सपोज ये है। ओके, ए बार इनके बीच में एंगल थीटा जीरो, इसलिए कॉस जीरो होगा 1, यानी ये यहां से जाना है मैक्सिमम ई पास होगा या फिर लाइंस पास होगी, लेकिन लाइंस तो ऐसे जाती नहीं है, यहां से तो ऐसी लाइंस जाने वाली है सब लाइक दिस, तो इसका कोई काम ही नहीं है कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निगलेक्ट कर दिया, पर इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सेम सिनारियो यहाँ पे है। यहाँ पे है तुम्हारा ए बार है, और ये कौन था, ये ए बार है, और ये लाइन जो आ रही है यानी कि ये ई बार भी यहीं पे है, तो इनके बीच में एंगल फिर जीरो हो गया, कॉस जीरो 1 होता है, तो इधर से भी मैक्सिमम पास होगा, यानी यहाँ पे भी आने वाला है क्या, ई इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एस मतलब एरिया, और यहाँ पे भी आने वाला है ई इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एस मतलब एरिया। इधर कितना आने वाला है, जीरो, तो टोटल कितना हुआ फिर, टोटल हो गया इधर का और उधर का मिला के मैं इम्प्लाइज कर देता हूँ, तो ये हो गया 2 टाइम्स ई ए हो गया बराबर, और ये हो जाएगा मेरा q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। नाउ सिंस इट्स एन एरिया विल बी यूजिंग सिग्मा विच इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा क्या होगा फिर मेरे लिए, चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो उससे आप q का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो विच इज सिग्मा इंटू ए। नाउ लेट्स कीप दिस सिग्मा इंटू ए इन दिस फॉर्मूला, इसमें हम रख देते हैं किसकी जगह पे, q की जगह पे। ओके, ये q की जगह पे रख देते हैं, तो क्या होगा फिर यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स ई ए इक्वल टू, क्या रखोगे q की जगह पे, सिग्मा इंटू ए लिखना है, और नीचे कौन है एप्सिलॉन जीरो, ये e से e कैंसिल कर दो, और सॉरी a से a कैंसिल कर दो और e लिख लो, तो मेरे पास e का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी सिग्मा बचा है, नीचे एप्सिलॉन जीरो है, ये 2 को नीचे भेजो, e को मत भेज देना, e तो हम निकाल रहे हैं, 2 को नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन जीरो, एंड हियर कम्स द यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से होने वाला है ई। देख लो एक बार,
ओके कूल। चलो बढ़ते आगे। तो हमें मिल चुका है अभी एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर और इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से। अब मुझे क्या चाहिए, स्पीयर। स्पीयर में अब दो कंडीशन है, एक तो इनसाइड द स्पीयर या फिर आउटसाइड द स्पीयर। देखो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, स्पीयर के ऊपर चार्ज है तो अंदर उसके कुछ नहीं रहने वाला, यानी कि वहाँ पे जो ई होगी वो होगी ज़ीरो। इसी वजह से जब बिजली गिरती है, इट्स प्रेफर टू स्टे इनसाइड अ कार इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग बिलो द ट्री। क्योंकि कार में बैठे हो तो ऊपर ऊपर ही चार्ज निकल जाएगा या फिर शील्ड हो जाएगा, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहते हैं। तो आप शील्ड हो गए तो अंदर आप सेफ रहोगे। ओके, बाहर रहोगे तो अर्थ के साथ कांटेक्ट में आके यू विल बिकम अ कंडक्टर और काम तमाम। वो काम तमाम नहीं होना चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से पढ़ो। तो एनीवेज हमारा आखिरी एप्लीकेशन बाकी है, नहीं आ जाते हैं। तो आप आखिरी जो एप्लीकेशन है वो है मेरा स्पीयर को लेके। तो ये मैंने एक थिन स्पेरिकल शेल लेके उसके बाहर मेरे को बाद में क्या लेना है, गॉसियन सरफेस भी लेने के। तो इसको एक काम करते हैं, एक स्पीयर ले लिया, उसको हमने दे दिए चार्जेस। इसका रेडियस कितना था, आर। अब इसके ऊपर चार्ज क्यू प्लस है, ये मत सोचना अंदर चार्ज है, नहीं नहीं नहीं, इसके ऊपर चार्ज क्यू प्लस है। हमको इनसाइड और आउटसाइड ई के बारे में पता करना है, यहाँ तक ठीक। तो इनसाइड का क्या है सीन कि ये सब चार्जेस बाहर है, अंदर कोई आप गॉसियन सरफेस लेते हो तो चार्ज पॉजिटिव से लाइन स्टार्ट होगी बाहर की तरफ, तो अंदर तो कोई जाने ही नहीं वाला। तो इसका मतलब अगर आप अंदर कोई गॉसियन सरफेस ले लेते हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ तो चार्ज है ही नहीं, यानी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। सो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी जीरो। एमसीक्यू में अगर पूछते हैं तो पता होना चाहिए कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ओके, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी किसी पॉइंट पी पे। अगर मैं एक गॉसियन सरफेस ले लेता हूँ, स्मॉल आर उसका सरफेस का रेडियस है, तो इस केस में मैं पी पे निकाल सकता हूँ। तो क्या क्या लगेगा मुझे, वही एज यूजुअल एरिया लगेगा, एरिया ले लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं पता कर सकता हूँ कि यहाँ से कितनी लाइंस पास हो रही है, यानी कि फाई कितना है। तो ई बार हो गया इस डायरेक्शन में, डी ए बार भी है इस डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम पास होगा। तो वो होगा मेरा ई इंटीग्रल ऑफ डी ए क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो एज पर गॉस। यहाँ तक ठीक है। अब क्या स्पीयर का है तो आपको मालूम है, मैं पहले बता चुका हूँ कि स्पीयर का क्या होगा, सरफेस एरिया 4πr² होगा, तो मैंने 4πr² यहाँ पे लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट क्या है फिर, वहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे ई मिल गया आपको, 4πr² नीचे भेज दो, दैट्स इट, इट्स डैम सिंपल। सो ई इज गोइंग टू बी क्यू अपन 4πε0r²। फिर से बता रहा हूँ, अपना वहीं से शुरुआत करेंगे। इनसाइड तो है ही नहीं, इनसाइड क्या है, स्पीयर ले गॉसियन सरफेस अगर आप इनसाइड लेते हो, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो ई कहाँ से आएगा, तो ई तो हो गया जीरो। सरफेस के ऊपर चार्जेस है, वहाँ से लाइन स्टार्ट होगी तो बाहर कहीं पे उसको देखने को मिल सकता है। और ये है तुम्हारा कौन सा, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो इसको मैं थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ। तो मैंने बोला था कि हमेशा हमेशा क्या करो, डायरेक्ट फाई से चालू करो, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डी एस या फिर डी ए, इस केस में डी ए ले लेते हैं, यहाँ ए है इसलिए डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, बस यही करना है एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे ई आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब यहाँ पे मुझे चाहिए ई, और ये कितना आएगा, ये स्पीयर का होने की वजह से 4πr², बराबर ना, 4πr² आएगा। अरे क्या हो गया, 4πr² आएगा। तो ये जो 4πr² है, कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ भाई, रुको। ये ई रहने दो, ये जो एरिया है वो क्या है, 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ई मेरे पास आ गया क्या, क्यू अपॉन 4πr² एप्सिलॉन जीरो। इसी को आप, ये तो अपना वही ई का फॉर्मूला है रेगुलर, कुछ अलग नहीं है। हाँ क्यू को आप चाहिए तो फिर आप इसको रिप्लेस कर सकते हो किस चीज़ से, वो जो था ना अपना क्या चीज़, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको भी यूज़ करके कर सकते हो। पर ठीक है, स्पीयर के लिए डायरेक्ट फार्मूला तो क्यों झंझट करने का। तो ये है आपके डेरिवेशंस, थोड़ा पीछे जाके आप देख लेना ये चीज़। ओके, अब यहाँ तक तो हमारा जर्नी एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक का हो चुका है ख़त्म।
अगर कुछ छुटुक पुटुक कुछ बचता है इन केस, तो विल हैव अ स्पेशल लेक्चर, क्योंकि मैंने बोला था कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं, उसमें अदर थिंग इज़ देयर, तो एक्स्ट्रा का जो मुझे लगता है वो उसमें मैं पुट करूँगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें करने हैं न्यूमेरिकल्स। तो इसके बाद विल टेक आउट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस एंड विल हैव मोर फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स। पहले पहले हमने न्यूमेरिकल्स लिए थे इफ़ यू रिमेंबर, पर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया था, कंसेप्ट साइड में रह जा रहा था। न्यूमेरिकल्स अच्छी बात है, न्यूमेरिकल साथ में कर लेना चाहिए, पर मेरा सजेशन है कि एक बार कंसेप्ट एक बार देख लो पहले, फिर न्यूमेरिकल लेते हैं, और फिर बीच बीच में हम जैसा कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी हम रिवाइज करते रहेंगे। तो देखिए हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का जर्नी खत्म होता है किस चीज़ का, कंसेप्ट और थ्योरम का यहीं पे। इसके बाद हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल्स को लेके, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? अगर आपको इसी तरीके से हाई क्वालिटी एनिमेशंस अलॉन्ग विथ न्यूमेरिकल्स एंड नोट्स, एवरीथिंग अंडर वन रूफ चाहिए, तो हमारी वेबसाइट visuallearning.in को विजिट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं वहीं पे।